नमस्कार। डीडी राजस्थान के प्रोग्राम अलबेलो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट में भारत की जीत ने पूरे देश को आंदोलित कर रखा है। पूरा देश एक अलग तरह के रंगों में रंगा हुआ है पूनम। और अगर हम बात कर रहे हैं रंगों की, तो होली का त्यौहार भी शुरू हो चुका है। ब्रज में फागोत्सव ऑलरेडी शुरू हो चुका है और 14 तारीख को आप और हम धुलेंडी खेलेंगे। और जयपुर में हाल ही में आईफा अवार्ड्स की कंक्लूजन हुआ। अनेक सिनेमा के बड़े बड़े हस्तियाँ राजस्थान आए, टूरिज्म को सपोर्ट मिला। और जो रंगों की बात है तो संस्कृति के सारे रंग हमारी संस्कृति में वैसे ही घुले हुए हैं। बिल्कुल। और अब आज की शुरुआत कर लेनी चाहिए आज के विचार के साथ। बिल्कुल। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के विचार के साथ। शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलती है, खुद को जानने का अवसर देती है, सावित्रीबाई फूले। और ये सब जो बातें हैं ये इसी तरह से हैं जैसे चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह को रोक नहीं सकता। जो अगर हमें खुद पर हो विश्वास तो हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें कोई गिरा नहीं सकता, हमें कोई हरा नहीं सकता। बशर्ते बस ज़रूरी है हमें अपने काबिलियत को पहचानना, अपने हुनर को पहचानना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना। क्यों? बहुत सुंदर पूनम। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग गए हुए हैं जिन्होंने खुद को पहचाना, कुछ नया किया, कुछ अलग किया, कुछ बेहतर किया और देश दुनिया समाज के लिए बहुत कुछ कर गए, बहुत कुछ दे गए। तो ऐसे ही लोगों के बारे में हम जानेंगे इतिहास के पन्नों में। शुरुआत करते हैं ग्राहम बेल से। 1876 में आज ही के दिन अमेरिकी आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और आज ही के दिन ग्राहम बेल ने और उनके सहयोगी वाटसन के बीच पहली टेलीफोनिक वार्ता हुई थी, जो कि सफल वार्ता थी। और अब आगे बढ़े जी। तो आज ही के दिन वर्ष 1922 में महात्मा गांधी गिरफ्तार हुए थे। राजद्रोह का आरोप लगा, 6 वर्ष की कैद हुई और आखिर में 2 वर्ष बाद रिहा हो गए। वापस क्रिकेट पर आते हैं। 1985 में आज ही के दिन बेंसन और हेजेज क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। और वर्ष 2010 में आज ही के दिन भारतीय संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया। जी। और अब बात अंतरिक्ष वैज्ञानिक। 1932 में आज ही के दिन भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक इसरो के पूर्व अध्यक्ष उडुपी रामचंद्र राव का जन्म हुआ था। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और अब आगे बढ़ते हैं वर्ष 1923 में। वर्ष 1923 में आज ही के दिन भारतीय सैनिक वैज्ञानिक मेजर जनरल रंजीत लाल जेटली का जन्म हुआ था। वे द्वितीय विश्व युद्ध और 1947 के भारतीय पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया और एक आर्टिलरी रेजिमेंट कमांडर बनाए गए। उन्होंने आयुध अनुसंधान और विकास में काम किया। आविष्कार में भारतीय 10 mm लाइट फील्ड गन शेरमैन टैंकों की अपगनिंग में शामिल थी और उन्होंने 2 प्रयोगशालाएं भी स्थापित की थी। बिल्कुल। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को एक बहुत सारा या नया बल देने का काम उन्होंने किया था। और पूनम, आपने प्रोग्राम की शुरुआत में सावित्रीबाई जी का नाम लिया था। उनके ही बारे में हम कुछ ज़रूरी बात आपको साझा करना चाहेंगे। 1897 में आज ही के दिन सावित्रीबाई फुले का निधन हुआ था। भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की उन्होंने स्थापना की थी। 1852 में उन्होंने अछूत बच्चियों के लिए एक स्कूल खोला। उन्हें मुफ्त पढ़ाकर भारत की पहली महिला शिक्षक बनी। उन्होंने अपना सारा जीवन वंचितों के उत्थान, अछूतों को समाज का एक समान हिस्सा बनाकर जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था। जब बात महिलाओं की हो और महिलाओं के लिए शिक्षा की हो तो सावित्रीबाई फुले के योगदान को आप भुला नहीं सकते हैं। बिल्कुल। पूना में यूनिवर्सिटी भी उनके नाम पर है। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको छोटी बड़ी सभी जगहों पर स्कूल, कॉलेजेस, उनकी प्रतिमाएं मिलेंगी। उनका योगदान अतुल्य है और मुझे लगता है आज की पीढ़ी को उससे शिक्षा लेनी चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1915 में आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध के मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले भारतीय सैनिक गब्बर सिंह नेगी का निधन हुआ था। वीर सपूत जर्मनी के 350 सैनिक और अधिकारियों को अकेले ही युद्ध में बंदी बना लिए थे। और सैनिक की अपने बात की है तो ऐसा ही एक सशस्त्र बल है जो हर जगह अपनी सेवाएं देता है, ख़ास तौर से जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है उनकी सिक्योरिटी का जो काम है। इसके अलावा भी जहां भी आवश्यकता होती है उनकी सेवाएं हमेशा मौजूद रहती हैं। CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का आज स्थापना दिवस है। 10 मार्च 1969 को CISF की स्थापना की गई थी। CISF देश की संपत्तियों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इस बार की जो थीम है 2025 के लिए जो थीम निर्धारित की गई है CISF डे के लिए,
सुरक्षित तट समृद्ध भारत। तो हमारे तट सुरक्षित रहें, हम प्राकृतिक विपदाएं देखते ही रहते हैं, या जो इंट्रूडर्स है उनका जो पेनिट्रेशन है भारत की सीमा में समुद्री तल के ज़रिए, सरफेस के ज़रिए आने की कोशिश रहती है, उसको सुरक्षित करने का काम CISF देखती है। तो ये तो हमने इतिहास के पन्नों को भी पलट लिया, आज के दिन की भी बात कर ली। तो क्यों ना आप दर्शकों का स्वागत करें आज के कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में, और उनको मिलवाएं जो आज के हमारे खास मेहमान हैं। बेहद बेहद खास मेहमान है। मैं जब से मुझे जानकारी हुई कि मैं किन से आज हमारी भेंट होने वाली है, बहुत रोमांचित हूँ। सुबह 4 बजे से उठ करके मैं पूरा तैयारी में जुट गया कि आज खास मेहमान हैं, उनसे खास बातचीत होने वाली है। हम स्वागत करते हैं माननीय श्री पानाचंद जैन साहब का। आप रिटायर्ड जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट हैं, ह्यूमन राइट्स में आपने काम किया है, देश विदेश की अनेक बड़ी बड़ी संस्थानों में आपने अपनी सेवाएं दी हैं और लगातार आप दे रहे हैं। खास बात हम बताना चाहेंगे, एज इज़ जस्ट अ नंबर, इस बात को आपने प्रूव किया है। हाल ही में आप अपने जीवन के 98 ईयर्स पूर्ण करने वाले हैं। सुबह से मैं आपसे मिल रहा हूँ, एकदम पुलकित हूँ। मेरे मन में इतने सवालात आ रहे हैं कि आपने आज़ादी के पहले जन्म लिया, 1927 में आपका जन्म हुआ है। उस वक्त का भारत कैसा था, उस सब के बारे में जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल शुरुआत करते हैं आपके चाइल्डहुड मेमोरीज से। देखिए, मैं एक संयुक्त परिवार में पैदा हुआ। हम 6 भाई थे। हम 6 भाइयों में इस प्रकार का एका था कि हम लोग एक दूसरे को कैसे सहयोग दें, इसकी हम में कंपटीशन होता था। एक थाली में बैठकर खाते थे, एक दूसरे का इंतजार करते थे, एक दूसरे के प्रति प्यार था। बड़े भाई साहब हमारे कमाने वाले एक थे, हम सब लोग खाने वाले थे। हम लोग चाहते थे कि उनकी सेवा करें। वो कांग्रेस के उस ज़माने में वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे, राजस्थान को रिप्रेजेंट किया, और गांधी जी का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पहले संविधान संबंधित जो भी कार्य होते थे वे कांग्रेस की कमेटी में ही पास होने के बाद जो है वो संसद में जाया करते थे। जैसा मैंने निवेदन किया कि भाई साहब बहुत ही लर्नेड थे, बहुत ही अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे लेखक थे। ज़िंदगी में उन्होंने कभी सेकंड पोजीशन प्राप्त नहीं करी। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BA, MA, LLB सभी में उन्होंने जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहे। एक समय का किस्सा वो बतलाते थे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि प्रीवी पर्सेस क्या बंद होने चाहिए। तो प्रीवी पर्सेस बंद करने का प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी के सामने रखा तो उन्हें अवसर दिया गया। वो हमेशा जो है उनका जो भी भाषण होता था तो वो पत्रों में जो है प्रकाशित होता था। उन्होंने प्रस्ताव को रखा तो बतलाया कि भाई प्रीवी पर्सेस बंद होने चाहिए, जिन प्रीवी पर्सेस देने के लिए संविधान में प्रोविज़न था। जी। नेहरू जी ने कहा, बॉय सिट डाउन, क्या बात कर रहे हो। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा, बॉय यू कंटिन्यू। इतना करेज था, उनकी विद्वता इतना थी। करेज नहीं देखेगा, करेज नहीं, ये उस समय की कांग्रेस क्या थी, किस तरह से एक दूसरे के प्रति जो है विचारों का आदर था, सम्मान था। आपके जीवन में उनका बड़े भाई साहब का प्रभाव किस तरह से देखने को मिलता है? वकालत की उन्होंने शिक्षा की। मैं उसको थोड़ा सा ख़त्म कर दूं जी। तो उन्होंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद नेहरू जी ने कहा, बॉय यू आर राइट, आई वॉज रॉन्ग, हम इसे पास करेंगे। मतलब है ये एक दूसरे के प्रति विश्वास, श्रद्धा, सम्मान और प्रेरणा थी। उस ज़माने में हम पैदा हुए, उस ज़माने में 1 रुपये का शेर भर घी आता था, 1 पैसे की 2 कचौरी मिलती थी। जी। हम जो है सारा घर का काम हम लोग करते थे, कंधे पर पीपा रख कर गेहूं का पिसाने के लिए जाते थे। इतना हार्ड वर्क करते थे, किस लिए करते थे? समर्पण की भावना। तो जो हमने सीखा परिवार में समर्पण, एक दूसरे के प्रति आदर, एक दूसरे का सम्मान।
तो उस परिस्थितियों में हम पैदा हुए। जब हमने हाई स्कूल, मैंने 1945 में हाई स्कूल पास किया, 1947 में इंटरमीडिएट किया और 1949 में बीएससी किया। तो 1947 में पास करने के बाद ये प्रश्न आया कि क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि भाई इंजीनियरिंग पढ़ने पिलाने जाऊंगा। फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे वहाँ ब्रदर ने कहा जाएंगे आप, ज़रूर भेजेंगे आपको, जाइए। मैं गया, वहाँ पर सारी पोस्ट बंद हो चुकी थी, सारे एडमिशन ख़त्म हो चुके थे, जगह नहीं मिली। उसी समय जो है 15 अगस्त 1947 का दिन आने वाला था। मैंने मेरे दोस्त से कहा यार अपन तो होता रहेगा यहाँ देखेंगे, चलो दिल्ली चलते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को पिलानी से हम दिल्ली ट्रेन में बैठ के दिल्ली गए। रास्ते में हम गए तो गोलियां चली, सीट के नीचे घुस गए। उस समय टिकट वगैरह नहीं खरीदा जाता था जी। मेरे टिकट के बैठे हुए थे, गोलियां चली, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम राइट का ज़माना था। दिल्ली जाकर जो है 15 अगस्त का ऐतिहासिक वो घटना देखी है कि जब नेहरू जी ने लाल किले पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया था। आज भी मेरी मेमोरी में वो दिन जो है, उस घटना को मैं अभूतपूर्व घटना मानता हूँ मेरे जीवन की। और हम किस खुद अपने प्रकार आप को गौरवान्वित समझते हैं कि हम गौरवान्वित ऐसी शख्सियत समझता के हूँ। साथ बैठे हैं जिन्होंने वो ऐतिहासिक घटना देखी है। आप देखिए, गांधी जी के मैंने दर्शन किए, 2 बार दर्शन किए। एक बार उनका प्रवचन मेरे भाई साहब के साथ बिरला हाउस में जाकर मैंने सुना। तो कितना भाग्यशाली हूँ कि जिन्हें 2 बड़े नेताओं के दर्शन करने को मिले। बहुत सुंदर। भाई साहब के जीवन का ही प्रभाव माने कि आपको लगा कि वकालत के पेशे की तरफ आना चाहिए? ये बिल्कुल ठीक बात है। एक दिन मैं उनका बहुत आदर करता था और मुझे बहुत प्यार करते थे। मैं बीच का था, हम 6 ब्रदर थे, हम 6 भी लॉ ग्रेजुएट हुए हैं। आप देखिए जी। आज वो भी लॉ ग्रेजुएट हुए, मेरे सन भी लॉ ग्रेजुएट है, मेरा ग्रैंड सन भी लॉ ग्रेजुएट है, उनकी मिसेज भी लॉ ग्रेजुएट है, और हम सब इसी प्रोफेशन में। जी। बड़े भाई साहब का नाम तो क्या है? नाथूलाल जैन। नाथूलाल जी। तो वो जो आपने कहा ना, तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि भाई पानाचंद, आई हैव ए विश विच यू अलोन कैन फुलफिल। मैंने कहा साहब मुझे आप बतलाइए मैं क्या कर सकता हूँ इस जीवन में। मैं तो धन्य समझूंगा कि मैं आपकी कोई सेवा कर सका या आपके कथन की पालना कर सका। तो उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू सी यू एज ए जज। तो मेरे मन में एकदम बात उठी। मैंने एकदम बिना सोचे समझे ये कह दिया कि आप मुझे कहाँ फंसाना चाहते हो। मैं उसका परिणाम एकदम, मेरा ये कहना था कि वो सुनने रहे, करे भाई तेरी मर्जी है जो कर, मेरी तो जो इच्छा मैंने कहा नहीं साहब आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, कोटा में मैं प्रैक्टिस करता था, भाई साहब पे शादी करता था, बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। राजस्थान के 80% इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे क्लाइंट थे। कोटा में उस समय डीसीएम इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, डीसीएम, जेके, इंस्ट्रूमेंटेशन, न जाने कितनी कंपनी आई थी। मैं उन सब का एकमात्र वकील था, एडवोकेट था। मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कहाँ फंसाना। उनके कहने की वजह से मैं बना। और जब मैं बना 1985 में जज, तो उस समय सब ने मेरा विरोध किया। मेरी श्रीमती जी ने भी विरोध किया कि कहाँ कितने से पैसे मिलेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा। वकालत में बहुत अच्छी इनकम थी, और वहाँ पर जो है जो पहली तनख्वाह में लेकर आया वो लगभग 6,000 रुपये की थी। तो बीवी ने कहा कि कैसे खर्चा चलेगा, कैसे खर्चा चलाऊँगी। मैंने कहा उसने इतनी बड़ी कुर्सी दी है, भरोसा करो इस पर, कुछ न कुछ तो होगा ही, कुछ होगा जी। तो इस प्रकार से मैं जज बन गया। जज बनने के बाद देखेगा कैसे भगवान किस प्रकार से जो है आदमी को जो है अवसर देता है और किस तरह से परीक्षा करता है। मेरी परीक्षा का समय था कि किस तरह से मैं हुआ। जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे जो पेंशन मिली वो थी 1312 रुपये 50 पैसे। बीवी रोने लग गई कि कैसे कर्जा चलेगा।
मैंने वही कहा, उसने बनाया है, उसे फिक्र करने हो तो आपको क्यों फिक्र कर रहे हैं, अपन को फिक्र कर रहे हैं। अपन तो बंदे हैं, जो उसकी हिदायत इच्छा में होगा तो वही निर्देशन है, देख लो, चलेंगे कदम से कदम मिलाकर, क्यों परवाह करती हो। बहुत सुंदर। तो फिर मैं जो है 1 महीने में मेरे मित्र फराज कोहार ने मुझसे कहा कि आप मेरा दफ्तर ज्वाइन कर लें, हम दोनों मिलकर जो है एक फर्म को चलाएंगे। और 1989 में जब मैं रिटायर हुआ तो उसके बाद से मैं आज तक उस फर्म में काम कर रहा हूँ। 89 और आज का समय देखिए। मैं कई बार कहता हूँ कि भाई रिटायर कर दो, मैं टायर्ड हूँ, टायर्ड नहीं हूँ, रिटायर्ड हुआ हूँ। मेरी परीक्षा कहाँ तक लोगे, आज भी चल रही है। तो ज़िंदगी का क्रम, ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। और भगवान की कृपा देखिएगा कि 1312 रुपये 50 पैसे पेंशन मिलने वाले व्यक्ति को आज कितनी तनख्वाह मिलती है? 1,70,000 रुपये मुझे पेंशन मिलती है। अब ये भगवान का वरदान नहीं है तो क्या है? जीवन में ग्रेटिट्यूड कितना महत्वपूर्ण है पूनम, ये बात समझ में आती है कि आपने अपनी पूरी यात्रा में ईश्वर को साक्षी रखा है, ईश्वर की कृपा कहा है। अन्यथा हम लोग थोड़ा कुछ कर लेते तो लगता है कि कहने लग जाते हैं कि मैंने ये किया, मैंने किया। जैसे वो सुनने को मिलता है कि ना, भगवान उठाता भूखा है लेकिन सुलाता किसी को भूखा नहीं है। बहुत सुंदर। और परिवार का जो आपने कहा कि फैमिली का जो नींव है, परिवार की जो एकजुटता है, उसने आपको समृद्ध बनाया, आपको दिशा आज दी। भी बने हुई है साहब। मैं उस ज़माने में जो है एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा थी कि हम किस प्रकार से फैमिली का करें। आज हम बच्चों से कहते हैं कि भाई काम करो। मुझे इस डांट की डांट मिलती थी कि तुम इतना काम क्यों करते हो। मैं पढ़ता था बीएससी में, मैं 4 ट्यूशन करता था, शाम को एलएलबी पढ़ने जाता था, समय नहीं था। तो घर वाले नाराज़ होते, तुम्हारे ऊपर ही इतनी बड़ी भार क्यों है भाई, क्यों करते हो। मैंने कहा समय है साहब, क्यों नहीं करें, समय का सदुपयोग करें। आज आप उस परिवार के वट वृक्ष हैं, आप उसके नींव हैं, आप उसकी जड़ हैं। अब आपसे कई शाखाएं निकली है, तो उन शाखाओं को आप किस तरह से समेटे हुए हैं? सब शाखाएं हम सब एक हैं, आज भी हम सब एक हैं। एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम है, अगाध स्नेह है। आप पारस्परिक हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि मेरे ब्रदर अगर मेरे छींक भी आ जाती थी तो शाम को घर पर आ जाते थे, अरे भाई क्या हुआ, पाना चाहिए। तो उन परिस्थितियों में हम जिए हैं। वो बॉन्डिंग का आज भी वो बॉन्डिंग जो है हम के मध्य में है। आज भी एकल, आज जो देखता हूँ मैं, परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, एकल होता है, वो भी जो है अमेरिका पढ़ने चला जाता है, काम से वहाँ चले जाते। हमारे ही परिवार में देखे कई बच्चे अमेरिका में हैं, वहाँ पर प्रोफेशन कर रहे हैं। हम वही पूछना चाह रहे थे आपसे कि अगला लेकिन जो है उनका भविष्य क्या है, ये बहुत समझ में नहीं आता कि क्या करेंगे। अकेला आदमी क्या करेगा। सोसाइटल चेंजेस जिस तरह से हुए हैं पिछले आज़ादी के बाद का भारत और आज़ादी के बाद के भारत की हम बात करें, फैमिली वैल्यू सिस्टम्स चेंज हुए हैं, इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। अभी पर्सनल ग्रोथ फोकस हो गया है, ना कि आसपास की खुशहाली और सभी की प्रोग्रेस की तरफ देखने की। ऐसे में बैलेंस आपको नहीं लगता कि ज़रूरी है? सब बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। अदरवाइज जो फैब्रिक है ना ये जॉइंटनेस का, बस समाप्त हो जाएगा। कोई पूछेगा नहीं। आज बच्चा वहाँ चलेगा, बाप यहाँ बीमार होगा, क्या होगा उस फैमिली की जो है। क्योंकि पहले शायद लोग हम में जीते थे और आज लोग मैं में जीते हैं कि बस मैं हूँ। हाँ, ये जो एकलवादी जो है ना, जो प्रवृत्ति आई है कि मैं अकेला ही हूँ, जबकि वास्तव में हम सबके लिए हैं, सब हमारे लिए हैं। यही हमारा मकसद होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति। और यही हमारी जीवन में संस्कृति कई बार देखा कि देखिएगा, कई बार पूछते हैं लोग कि भाई तुम जीवन का क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या करना चाहिए आदमी को। मैं उनसे कहता हूँ भाई भगवान पे विश्वास करो। सबसे पहली बात तो है कि भगवान पे विश्वास। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। विपदाएं आएंगी, ये ईश का वरदान है। जैसे मैंने कहा कि मुझे ये मिला तो पैसा गायब हो गया,
लेकिन आज वो ईश का वरदान मुझे दिखाई दे रहा है। 1,70,000 रुपये पेंशन, मेडिकल फ्री, सब चीज़ें फ्री। उस ज़माने में शिक्षा हमें फ्री मिलती थी। आज देखिएगा कितना परिवर्तन आया है। आप देखिएगा जीवन में मैंने देखा कि मेरे नाना जी हुआ करते थे, नाना जी सभी के होते हैं, उनके मकान पे एक स्लोगन लिखा हुआ था, भूल जाओ उस अच्छाई को जो आपने किसी के साथ की हो, भूल जाओ उस बुराई को जो आपने किसी के साथ की हो। वो मुझे आज भी याद आती है। उस समय तो हम चौथी क्लास में पढ़ते थे, उस समय याद जरूर है, लेकिन उसमें कितनी गंभीरता थी वो कह नहीं सकता। बहुत सुंदर। आप अनेक अनेक लोगों से मिलते रहे हैं, खूब यात्राएं की हैं। यात्राएं कितनी आवश्यक है, खासतौर से राजस्थान की यात्रा की हम बात करें, इतना सुंदर राजस्थान साहब है। यात्रा के संबंध में आपने पूछा, देखिएगा एक संयोग की बात यह है कि आज आप और हम मिल रहे हैं। आपने होली का वर्णन किया। होली के दिन मैं पैदा हुआ, मैं होली को कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा। आप पुनीत जी हैं, आप पूनम जी हैं, मैं पानाचंद हूँ, तीनों की एक ही राशि है। ये भी एक संयोग की बात है, परम संयोग है। बहुत सुंदर। तो ये आपस में वो ये मिलना जुलना, ये क्या, ये सब विधि का जो विधान है उसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। खूब आपने देश विदेश की खूब यात्राएं हाँ, की हैं आपने विदेशों की यात्रा के संबंध में वास्तव में शुरू से ही मुझे चाव है। शायद मैं, हो सकता है कुछ और भी लोग हों, लेकिन मैं मानता हूँ शायद ही कोई इस प्रकार की यात्रा करने वाला व्यक्ति मेरे देखने में नहीं आया। आप लोगों को जरूर देखा होगा। मैंने चारों धाम की यात्रा की है, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की, दर्शन करके आया हूँ। मैंने सारे विश्व के जो 7 आश्चर्य हैं सब जगह देखे हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसा व्यक्ति माचू पिचू तक होगा आया हूँ, साउथ अमेरिका में, सब देखे, आँखों से देखे हैं। उनके फ़ोटो हैं मेरे पास, उनकी स्मृतियाँ मेरे जहन में है। किसको मिल सकता है इतना बड़ा। बद्रीनाथ 5 बार होकर आया हूँ, अमरनाथ होकर आया हूँ, केदारनाथ होकर आया हूँ। तो मैंने जैसे कहा चारों धाम की 2-2 बार यात्राएं, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने वाला। ऐसा कहते हैं कि ऐसा भगवान ने मुझे वरदान दिया है। यात्राएं जीवन को अलौकिक करती है, एक नई दिशा मिलती है। इतनी सारी जगहों पर आप जाते हैं तो क्या कुछ आपके अंदर चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए? सब चेंजेस अपने आप आती हैं, सुमोटो आती हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि भगवान तेने मुझे जो है ये दर्शन का सौभाग्य दिया। लोगों से मिलना होता है। मैं सारा वर्ल्ड में जो है सिवाय ऑस्ट्रेलिया के मैंने सारे कंट्रीज़ घूमा हुआ। यूरोप का एक एक देश मैंने देखा है, सोवियत यूनियन से लेकर जापान, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया तक में मैं गया हूँ। और ये सारा जो है जितना साउथ अफ्रीका के जंगल और ये कितने लोगों से मिले हैं, डिफरेंट लोगों से मिलने पर जो आती है। किस प्रकार देखिएगा जो मैंने देखा कि एक राजस्थानी दूसरे राजस्थानी को किस प्रकार से सहयोग देता है, ये यात्रा में मालूम पड़ा। मैं मलेशिया में गया, वहाँ एक सिंधी के परिवार मिला। उसने कहा साहब राजस्थान से आए हो? मैंने आए हो। आप कहाँ रहते हैं? राजस्थान, कोटा में। आप जाओगे कब? मैंने कहा मैं जाऊँगा। आपको पैसों की ज़रूरत है, आप ये लीजिएगा, अब यात्रा करेंगे पैसे ले लीजिए, अब ये पैसे मेरे वहाँ पर दे देना। लेकिन बिना किसी बात के इतना सहयोग मिलता है, इतना आनंद आता है कि मैं आपसे कह नहीं सकता। पुनीत, एक बात समझ आ रही है, एक बात सोचने में आ रही है कि आज हम 2 दिन कहीं बाहर जाके आते हैं, वापस घर आते हैं तो 5 दिन आराम करते हैं। सर को देख के लग रहा है कि ये किस तरह से इतना सब कुछ मैनेज करते थे। इतना कुछ किया है और अभी लगातार चल रहा है। इसके लिए जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, उसको किस तरह से तैयार किया आपने? देखिए, स्वास्थ्य का मेरा ये सिद्धांत है कि नो हरी, नो वरी, नो करी। नो हरी, जल्दबाजी ना करें। नो वरी,
चिंता न करें, भगवान पर छोड़ दें और नो करी, साधारण खाना खाएं, कोई स्पाइसी ऑयली खाना न खाएं। इन 3 चीज़ों को पाल लें। और चौथा ये है, जीने से चढ़ने का आदत डालें, तो आप जीने से आपको जीना मिलेगा। वाह, जीने से जीना मिलेगा, क्या लाइन कही आपने। सीढ़ियों का प्रयोग करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें। आज जो है सब सीढ़ियों का प्रयोग ही बंद हो गया। सबके जो है, मेरे सन का ही जो है नी रिप्लेस होने की बात आ रही है। मेरे तो नहीं, अभी भी चल रहे हैं। हाँ, अभी मैं स्टूडियो तक आपके साथ आया, परफेक्ट वॉक थी। कहीं ये तो सब अभी 3 साल से थोड़ा सा ही है, उठाया है, ये भी बच्चों की वजह से। जो स्वास्थ्य की बात जो अपन कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं सहयोग वो भी है कि सूर्यास्त से पहले खाना खा लो। सब मेरे डॉक्टर तो मुझसे ये कहता है कि आपको मुझसे इलाज कराना है और आपको स्वस्थ रहना है तो आप जैनी बन जाओ। आप जैनी हो, आप जैनी नहीं रहे, आप जैनी बन जाओ, आप स्वस्थ रहोगे, मेरे आवश्यकता नहीं। जैन धर्म में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है सारी चीज़ें। हेल्थ को कैसे सुंदर रखा जा सकता है, स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है। मेरे डॉक्टर आज भी मुझसे कहते, भाई देखो ये तो दवा तो मैं लिख दूंगा, लेकिन आप जैनी हो जाओ तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। तो ये दिन की शुरुआत कैसे होती है आपकी? सवेरे उठते ही अखबार पढ़ना, अखबार पढ़ने के बाद अपना काम करना, रात्रि को जो है कुछ किताब पढ़ना, लिखना, अब देख रहे हैं कि मित्रों से मिलना। आज हम खास बातचीत कर रहे हैं फॉर्मर जस्टिस ऑनरेबल श्री पानाचंद जैन साहब से, और हमारा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी शख्सियत से आज हमारी मुलाकात हो रही है। 98 वर्ष की आयु आप पूर्ण करने जा रहे हैं और कितनी सुंदर बातें हो रही हैं। इस बातचीत में मैंने नोटिस किया फिजिकली और मेंटली और सारे ऑर्गन्स एकदम परफेक्ट सिंक है, जवाब तुरंत आ रहे हैं, एक्यूरेट आ रहे हैं, पूरी स्मृतियाँ। आज सोचिए कितनी बचपन की स्मृतियाँ आपने जिस सहजता से हमारे साथ साझा की हैं। तो लगता है अगर हम बैलेंस जीवन को अगर हम जिएं, जैसा आपने कहा, नो हरी नो वरी नो करी, और जीना चढ़ेंगे तो जीना चालू रहेगा। ये कुछ सूत्र अगर हम अपने साथ बांध लें तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ किया जा सकता है। मेरे पास साहब जो है एक डॉक्टर, जनरली जब इंश्योरेंस कराते हैं तो मेडिकल आपका होता है, वो आता है, डॉक्टर मेडिकल करता है। मेरा मकान जो है पुराना मकान था, 2 जीने चढ़कर जिस कमरे में मैं अपना प्रोफेशन का काम करता था, 2 जीने चढ़ के जाने पड़ते थे। उस समय के जीने होते थे 1 फीट वाले, 6 इंच वाले नहीं होते थे। तो मैं हर आदमी को नीचे छोड़ने जाता, ऊपर आता। तो वो डॉक्टर ऊपर आया 2 जीने चढ़ के, तो हाँफने लग गया। डॉक्टर ने कहा, आपकी मुझे जो है वो टेस्ट नहीं लेना, मुझे तो अपने आप का ही लेना। तो देखिएगा वो जीने से जीने का मुझे उससे याद आता है। जी, फूड को लेकर के कहा जाता है कि वेजिटेरियन फूड अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो पृथ्वी माँ की हम मदद कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आपने इस पर काफ़ी काम भी किया है। देखिएगा, मैं जलवायु परिवर्तन के सिलसिले में अपने एक NGO है जयपुर में, उसके साथ जितनी भी कॉप की मीटिंग है, ये कॉप की मीटिंग कहलाती है। कॉप मीन्स जी, आपने कोऑपरेशन ऑफ पार्टीज, जी, इसकी मीटिंग होती थी। डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग एक साथ मिलते हैं और वहाँ जो है वो मीटिंग होती है जलवायु परिवर्तन पर, कि जलवायु परिवर्तन का जो है उसे कैसे ठीक किया जाए, उसे किस प्रकार से जो है इस दुनिया को जो है जलवायु परिवर्तन के जो आज एक अंधकार में जो एक वातावरण पैदा हो रहा है कि धरती बचेगी कि नहीं बचेगी, इसको मैंने अटेंड किया है। डिफरेंट कम से कम भी 15 महीने मीटिंग अटेंड की है अलग अलग देशों में। तो वहाँ पर से ये निर्णय आया कि भाई देखिएगा, एक प्रश्न पैदा हुआ कि कैसे बचाया जाए। तो प्रश्न उसका उत्तर ये था कि अगर 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता है तो इस दुनिया में जो है भीषण तूफान आएंगे, अलग तरह की बीमारियां होंगी, जैसा देख रहे हैं, और इस धरती बचेगी नहीं। कुछ लोगों ने वहाँ पर जो है अपने कैंप्स लगाए। उन कैंप्स लगाए, उनमें 2 कैंप ऐसे थे, एक साउथ कोरिया का था
और एक फिलीपाइंस का था। वहाँ उन्होंने लिखा था बी वेजिटेरियन एंड सेव मदर अर्थ। बी वेजिटेरियन, वे दोनों कंट्रीज़ वे हैं जो मीट ईटर हैं, जहाँ वेजिटेशन का सवाल नहीं है, लेकिन बैनर लेकर खड़े थे बी वेजिटेरियन एंड सेव मदर अर्थ। क्योंकि ये एग्जाम्पल दिया गया कि एक मांस का 1 किलो मांस को पकाने में कितनी एनर्जी खर्च होती है और 1 किलो गोभी को बचाने में कितनी एनर्जी खर्च होती है। तो आप बचाओगे। अपनी आदतों से जलवायु परिवर्तन का कारण ही है कंजम्पशन ऑफ कोल, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करना। तो कोल जलेगा, पेट्रोलियम जलेगा। आज जयपुर का, आज दिल्ली का देखिएगा वातावरण, पर्यावरण कितना गंदा है, कितना दूषित है। निश्चित रहना हमें मुश्किल है। अपनी आदतों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। बातें बड़ी की जा सकती है, लेकिन शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, और वो है आदतें। अगर वेजिटेरियन डाइट अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो न केवल हेल्थ के लिए बल्कि इस पृथ्वी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कानून के विशेषज्ञ हैं, मैं और चाहूँगा क्यों ना है पूनम ना, अपन कानून ने पर इनके बात करनी सारे चाहिए। कार्य क्षेत्र अपन ने जान लिए, तो जब जज साहब अपने सामने बैठे हैं तो क्यों ना कानून वाला जो क्षेत्र है उसे भी अपन और बिल्कुल, पास से बिल्कुल। जाने। जो आज के लोगों के हिसाब से है कि कानून के प्रति जो सक्रियता है लोगों के मध्य या जागरूकता है, वो किस तरह से लाई जाए, या जो एक टर्म है न्यायिक सक्रियता, वो क्या चीज़ है? देखिएगा, न्याय का ये सिद्धांत है कि न्याय सस्ता, सुलभ और सस्ता और सुलभ होना चाहिए। न्याय यहाँ न सस्ता है, न सुलभ है, न किसी को प्राप्त होता है, और महंगा तो इतना है कि बड़े बड़े लोगों की इतनी पैरवी हो जाती है और गरीब का कोई माई बाप ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो न्याय मिलता अभी कहाँ? जो परिवर्तन बीएनएस के जरिए लाए गए हैं, सब ये परिवर्तन जो है एक नाम मात्र का परिवर्तन है। वास्तव में जो परिवर्तन होना चाहिए कानून में, उस कानून में कोई अधिक परिवर्तन मुझे नज़र नहीं आता है। 420 की दफ़ा चेंज करके दूसरी दफ़ा कर दी है, कानून वैसा का वैसा ही है। खैर, ये तो आपको और मुझे कोशिश करनी पड़ेगा, तो परिवर्तन तो ज़रूर आएंगे जी, आगे। लेकिन बेहतर है कि हम विवादों में ना पड़े। हम वापस से उसी बात पर आते हैं जो समर्पण की बात है, प्रेम की बात है, सौहार्द की बात है। फैमिली सिस्टम से आपने कही कि शुरुआत फैमिली से होती है। नई पीढ़ी को अगर हम बात करें कि किस तरह से अपनी ग्रोथ कॉन्शियसनेस को भी एड्रेस करें और अपने आसपास के लोगों से भी जुड़े रह सकें। बात ये तो जब तक ये सारा सिस्टम सब जो है लिविंग स्टाइल चेंज नहीं होगा, क्योंकि आज तो जो है खाने का होता है, घर में कुछ नहीं बना, फट से जो है वो टेलीफोन चला जाता है कि ऐप से भाई ऑर्डर 2 कर पिज़्ज़ा देते हैं। भेज देना। तो पिज़्ज़ा खाएंगे, सेवइयाँ खाएंगे, दूसरी चीज़ें खाएंगे, तो ये तो जो है हेल्थ तो बिगड़ेगी ही, आपका पाचन शक्ति खत्म होगी। कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, खाना खाते समय जो है, हमारे यहाँ तो वैद्य कहता है कि खाते समय जो है गर्म पानी का उपयोग करो, और वहाँ ये कहता है कोल्ड ड्रिंक में कोको पियो और बर्फ़ और डालो, इतना ठंडा। अपनी बॉडी को डस्टबिन समझ करके कुछ भी डाल देते हैं हम। बना दिया है जी, तो कहाँ चलेगा? तो सबसे पहले बहुत करना पड़ेगा। रहने का स्टाइल है, खाने का स्टाइल है, पढ़ने का स्टाइल है। आज पढ़ने को देखिएगा, मेरा जो ग्रेट ग्रैंडसन है वो मेरा मोबाइल ले लेता है, मुझे दे दीजिएगा, वापस रिटर्न कर दूंगा, मैं यूट्यूब नहीं देखूंगा। इतना 3.5 साल का है, वो कहता मैं यूट्यूब नहीं देखूंगा, मैं मेरा फ़ोटो लूँगा, मुझे बहाने बना कर ले जाता है। अब इसका क्या डिजिटल एडिक्शन बढ़ गया है। क्या एडिक्शन है देखिएगा। कोटा की हम बात करते हैं, आप साहित्य का एक माहौल था उस समय में, और आपने एमए भी किया। साइंस के विद्यार्थी होने के साथ साथ, वकील लॉ के विद्यार्थी होने के साथ साथ आपने लिटरेचर को भी पढ़ा है, जानने की कोशिश की है। क्या माहौल था उस वक्त में, किस तरह की लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती थी? कोटा में देखिए कि लिटरेरी एक्टिविटीज़ बहुत होती थी, कवि सम्मेलन बहुत होते थे। हिंदी उर्दू मुशायरा कोटा में मशहूर था, एकता के परिणाम थी, जहाँ पर हिंदुस्तान भर के और पाकिस्तान के शायर आया करते थे, हिंदुस्तान के कवि वहाँ पर आया करते थे। उन सबको देखा है मैंने,
कई लोगों के साथ जिया हूँ, मैंने देखा है, उन्हें चला है, तो हिंदी का वहाँ पर इतना अच्छा वो था। आज हिंदी को लेकर जो है लोगों की समझ ही नहीं आती है कि क्या करने जा रहे हैं। आज का बच्चा देखेगा, आज शिक्षा मातृभाषा में दी जाती है, लेकिन मातृभाषा कौन सी है? संविधान की 8वीं सूची को देखें तो संविधान की 8वीं सूची में इंग्लिश का कोई नाम नहीं है। अंग्रेजी इस देश की मातृभाषा नहीं है, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, और हिंदी है। लेकिन आज का बच्चा जो है पढ़ाने में गर्व समझते हैं इंग्लिश, और इंग्लिश स्कूल का भी नाम क्या दिया? महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल। जबकि महात्मा गांधी अलोन व्यक्ति थे जिन्होंने 1918 में इस बात को कहा था कि हिंदी ही इस देश की राष्ट्रभाषा हो, 1918 में। और उस नाम के लेकर आज गांधी का नाम जो है इंग्लिश स्कूल के साथ जुड़ा जाए। तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए, अपनी जड़ों से नहीं हटना चाहिए, जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। साउथ अफ्रीका गया साहब, साउथ अफ्रीका में मैंने उस स्थान को देखा जहाँ पर गांधी जी अपनी वकालत करते थे, जहाँ उनका ऑफिस था। उसके थोड़ी दूर पर उनकी एक प्रतिमा लगाई हुई है, जो वकालत काले कोट को पहने हुए गाउन के साथ उनका एक स्टैचू है, बड़ा सुंदर स्टैचू है, जैसे मालूम पड़ता है गांधी जी साक्षात उतर आए। लेकिन दुर्भाग्य की बात मैंने देखी, उसके बिल्कुल सामने एक दुकान थी, उस पर लिखा हुआ था गांधी वाइन शॉप। ओहो, ये उसी तरह से है जो स्कूल की मैंने बात की। तो बिल्कुल ये सर सही कह रहे हैं कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, अंग्रेजी हमें आनी चाहिए। एम्बेसी को लिखा कि कम से कम गांधी का नाम बदनाम मत करो। वाइन तो वो तो दुश्मन थे शराब के, शराबबंदी के सबसे बड़े विरोधी अगर थे तो गांधी थे जी। आप देखिए। और इसके साथ हम कोटा की जो बात कर रहे थे, मैं पहले बात करना चाहूँगा, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की जब बात करते हैं उसमें भी आपकी रीजनल लोकल लैंग्वेजेस को एम्फेसाइज किया गया है। आप किसी भी विकसित देश की बात कर रहे हैं, जहाँ भी इनोवेशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं, चाइना ले लें, कोरिया ले लें, जर्मनी ले लें, जापान ले लें, वहाँ जो भी पढ़ाई है वो अपनी भाषा में है। अपनी भाषा में आप जब सोचते हैं, लिखते हैं, विचारों को संप्रेषित करते हैं तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये सही बात। अंग्रेजी कामकाज की भाषा है, ऑफिस की लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, बिजनेस की लैंग्वेज है, लेकिन आपके स्तर, सोशल स्तर के आकलन की भाषा नहीं हो सकती है। क्योंकि जब इन्वेडर्स जब आए या अंग्रेज़ों ने जब हमारे देश को गुलाम बनाया, उस वक्त में एक साइकोलॉजिकल एक सिनेरियो बन गया। सोसाइटी को लगने लगा कि जो अंग्रेज़ जिस तरह से करते हैं, जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसी भाषा यूज़ करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा हम करेंगे तो हम एलीट क्लास कहलाएंगे। लेकिन वो मुझे लगता है कि वो थोपी गई एक उधार की मानसिकता थी, उससे बाहर आ जाना चाहिए। जी, पुनीत जी, टैगोर ने जो है कहा था, वह देश कभी विकसित नहीं हो सकता, वह देश कभी विकास नहीं कर सकता जो अपनी मातृभाषा में शिक्षा नहीं देता। और उसके लिए कोशिश भी की जा रही है। नई जो NEP आई है उसमें मातृभाषा पे शिक्षा और पर यहाँ जोर पर दिया जा रहा हिंदुस्तान में देखिएगा, संविधान में क्लियर पोजीशन थी कि 15 साल के बाद हिंदी जो है मातृभाषा ये राष्ट्रभाषा हो जाएगी, लेकिन उसे आज तक नहीं किया गया। खैर वो कोशिश है। अंग्रेजी जो है 8वीं सूची में अंग्रेजी का कहीं नाम नहीं है। आज अंग्रेजी हर जगह पढ़ाई जाती है। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, पढ़ना चाहिए, एक से अधिक भाषाएं पढ़ना चाहिए। और संविधान में भी इस बात को कहा है कि प्रत्येक देश की, प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा होगी, और राज्य की भाषा कौन सी होगी इसके लिए भी था कि जिस भाषा के लोग जिस प्रांत में रहते हैं उनके आधार पे जो है इन डिफरेंट प्रांतों की संरचना हुई। हिंदी राजस्थान में बोली जाती, बोलियाँ तो बहुत हैं, बोलियाँ तो हर 12 कोस पे जो है बोली बदलती आती है, बोली नहीं बदलती। मारवाड़ी कितनी अच्छी भाषा है, लेकिन आज जो है ये प्रश्न आता है कि मारवाड़ी को बनाया जाए। मारवाड़ी क्या है, एक जगह की बात। मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता, मैं तो इतना जानता हूँ कि हर प्रांत के लिए एक कानून है कि वहाँ की राज्य भाषा क्या होगी। मद्रास में तमिल है, महाराष्ट्र में जो है मराठी भाषा है, महाराष्ट्र की भाषा है, गुजरात में गुजराती भाषा है, हिंदुस्तान में बिहार में और यूपी में, राजस्थान में महाराष्ट्र,
इसमें जो है हिंदी भाषा है, जी। सब अपनी भाषा हाउ में। यू हैंडल जनरेशन गैप? आपके परिवार में यंग बच्चे भी हैं, जैसा आपने कहा 3 वर्ष का बच्चा भी है, तो ये एक बड़ा चैलेंज सब होता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे दफ्तर में लेकिन हर साल जो है 10-15 लड़के जो है वो इंटर्न्स भी ट्रेनिंग आते के लिए हैं, आते नए हैं। बच्चे भी आते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब एक लड़की ने आके मुझसे कहा कि साहब मैंने कहा कि भाई इसकी एक FIR लिख दो, ड्राफ्ट करने के लिए कहा। ड्राफ्ट करने के लिए कहा। तो अंग्रेजी में ड्राफ्ट करके ले। मैंने कहा भाई इस अंग्रेजी में कौन समझेगा कि साहब मैं तो इसकी हिंदी नहीं कर सकती, आप इसकी हिंदी किसी से करवा लीजिएगा। तो मैंने कहा उससे ही क्यों नहीं करवा लूँगा। तो आज ये सब जगह चल रहा है। अब मेरा बच्चा जो है हिंदी नहीं लिख सकता, वो मेरे जो आर्टिकल लिखता हूँ मैं, जिस किताब का आपने जिक्र किया, जी, जी। इस किताब में मैंने पिछले 10 साल से जो है मैं हर फ्राइडे को आर्टिकल लिखता हूँ। और उसका आर्टिकल संकलन होता है वो है किताब। वो संविधान को लेकर ही होता है। जो विषय इस समय चल रहा है, जो प्रेजेंट विषय है, उस विषय को टच करता हूँ। चाहे उसको सुप्रीम कोर्ट ने या किसी किया नहीं है, उसकी वैधानिकता को भी जज करने का प्रयत्न करता। लेकिन वो मेरा आर्टिकल जो है हर उसमें आता है, बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग इसकी मुझे सूचना देते हैं, उनको अच्छा लगता है। लेकिन मेरा परिवार का, मेरे दफ्तर का कोई भी आदमी उस आर्टिकल को नहीं पढ़ता। जी, सच एन आयरनी, किताबों से हम दूर हो गए हैं और जीवन से भी दूर होते जा रहे हैं। साहित्य की मैं वापस से बात कहूँगा कि आप दिन के अगर 5 मिनट 10 मिनट का भी वक्त निकाल सके परिवार के साथ में, रिच इतिहास है, रिच संस्कृति है, लिटरेचर इतना रिच है, आप प्रेमचंद की कहानियों से ही ले सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ आप बैठ अगर जाइए, प्रेमचंद की कहानियाँ लोग पढ़ लेंगे तो यही जो है जीवित हो जीवन जाएगा। सरल हो जाएगा। बहुत सरल, जीवन सरल हो जाएगा। जीवन की कितनी कहाँ सच्चाई है वैसी? उनमें। वैसी कहानी कहाँ है? आज तो जो है हम AI में आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने सबका सोचना ही बंद कर देगा। अब मैं ये घोषणा करता हूँ कि आने वाले समय में जो है लोगों की बुद्धि का, सोचने का जो जरिया दायरा है सिकुड़ तो जाएगा। धीरे धीरे ह्रास होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा, बुद्धि का विकास नहीं होगा। ये लेकिन बात मैं ठीक तो वैसी ही है। पुनीत, मैं तो सारी बातों को छोड़ के कोटा के दशहरे के मेले में जाना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप कोटा से आते हैं। दशहरा जो है पूरे हिंदुस्तान में, मैसूर और कोटा 2 दशहरे की ही चर्चा होती है। किस तरह के परिवर्तन आपने देखे हैं? पहले क्या ग्रैंड स्केल होता था या अभी क्या कुछ नयापन है? सब उस ज़माने में यह था कि सारा परिवार जो है, जो भी उन्हें खरीदना होता था वो दशहरे के मेले में खरीदते थे। अच्छा, आप देखिए तो GDP कितनी बढ़ेगी। सारा साल भर की दाल खरीदनी हो, वो खरीदनी हो, सब कपड़ा खरीदना हो, मसाले खरीदने हो, कपड़े दशहरे मेले से ही खरीदने लिया हो, करते थे। सब जो है दशहरे से कर दिया करते थे। तो सारा बैलेंस रहता था। आज जो है, आज तो जो है वो हमें जो नज़र आता है कि भाई जो है इस मल्टी मॉल्स में से स्टोर्स जाके ले हैं, आते यहाँ हैं। से जाके खरीद लाइए कि बड़े बड़े स्टोर्स बन गए जहाँ पर जो है कुछ नहीं। लेकिन दशहरे मेले का आनंद तो लोग आज भी वहाँ लेकिन उठाते हैं। दशहरे का मेले का आज भी मूंगफली खाने का हम जाते थे, मूंगफली की एक थैली वो ले लेते थे, खाते हुए जाते थे, बिखेरते जाते थे, कचरा करते जाते थे और आनंद आता था। शाम का खाना नहीं खाते थे, वहीं जाकर जो है कुछ खाते दशहरे मेले में ही पैदल ही जाते थे 3 माइल चल के। और वो जो मेले की खर्ची मिला करती होगी वो मिलती थी, सब उसका आनंद लेते थे, बच्चे झूलते थे, खेलते थे, क्या आनंद था। कवि सम्मेलन हुआ करता था जहाँ पर इतने बच्चन की कविता सुनने के लिए लोग दौड़े आते थे। मैं म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से एक दशहरे के समय जो है बच्चन जी को, ओरिजिनल बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन को जो है 400 रुपये में कवि सम्मेलन के लिए लेकर आया था। 400 रुपये। हरवंश राय साहब बच्चन की जो कविता है, आज आपने अभी जिक्र किया है, तो उनकी एक कविता होली के मौके पर मैं जिक्र करना चाहूँगा। तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है, देखी मैंने बहुत दिनों तक दुनिया की रंगीनी, किंतु रही कोरी की कोरी मेरी चादर झीनी, तन के तार बहुत छुए बहुतों ने, मन का तार न भीगा, तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। होली बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बच्चन जी की कविता तो आपके ज़माने की होली की कुछ स्मृतियाँ आप साझा करना चाहें? सब होली में बहुत मज़े करते थे।
जब एक साथ निकलते थे हम, वकीलों की पार्टी, एक रामपुरा बाजार हमारा था, वहाँ पर जो है कांग्रेस के नेता मेरे भाई साहब, दूसरे और लोग, पुरुषोत्तम दास मंत्री, एसपी की जो जिन्होंने लोहिया जी के साथ और काम किया, वो लोग, मिस्टर गोयल थे जो भारतीय जनता पार्टी के थे, भारतीय जनसंघ के थे, दूसरे लोग थे, हम सब लोग निकलते थे, एक दूसरे को निकालते थे, पानी की कढ़ाई में डाल देते थे और खूब मस्ती करते थे। उस दिन होली होती थी सारे तो कपड़े फाड़ देते थे। होली का सेंटर ऑफ पूरा अट्रैक्शन हुड़दंग आप मस्ती। रहते होंगे, क्योंकि उस दिन आपका जन्मदिन भी रहता है। सारा वो तो कर था, लेकिन मुझसे तो बड़े लोग बहुत थे ना, तो मेरा स्थान कहाँ आएगा। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे जो है अब वो वातावरण नहीं रहा न, वो दशहरा का वो आनंद है। वो दुकानें जो पहले लगती थी, एक दुकान दशहरे से, ये मिठाई वाले की दुकान, नमकीन वाले की दुकान, एक कोटा बाहर से आया करती थी, आज कहाँ है, कहाँ है वो वातावरण, सब भूल गए। जी, आपकी एग्जेम्पलरी जो हेल्थ है उसके लिए कुछ खास करते हैं आप? नहीं, कोई खास नहीं। मैं मॉर्निंग वॉक जरूर करता था, लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से मेरा ये स्वास्थ्य थोड़ा उस तरह का नहीं रहा जो बुलंदी छूता था। आज स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट है, इस तरह से घूमना थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी घूमता हूँ। घूमना मैंने कंटिन्यू किया जी। घूमने से जो है मेरा बहुत अच्छा, कंटिन्यूअस में घूमता था और प्रदोष का व्रत करता था। 50 साल तक मैंने प्रदोष का व्रत किया। तो इस प्रकार से जो है अपनी हेल्थ को मैंने कभी भी कोई डॉक्टर वाक्टर किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अब डॉक्टर की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि मुफ्त में दवा मिलती है, तो शायद वो दवा भी इस वजह से ज़्यादा हो गई। आज की जनरेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस रखते हुए आगे भी बढ़ें और आनंदित भी रह सकें? सबसे पहले तो ये है कि डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, खाने पे कंट्रोल पड़ेगा। ये जो आज का जो फूड है, फूड हैबिट जो है, जो कचरा खाते हैं, ये तो बंद होना चाहिए। और पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। रोज़ अखबार पढ़ो, किताबें पढ़ो, कुछ तो साहित्य की किताबें पढ़ो, कुछ दूसरी चीज़ें पढ़ो, धर्म की किताबें पढ़ो, ज्ञान तो बढ़ेगा ही। गीता का अध्ययन करो, रामायण पढ़ो, कौन मना करता है। अब पढ़िए, देखिएगा किस प्रकार से जो है जीवन जीते थे लोग, किस प्रकार से राजा जो है राज करता था, किस प्रकार से प्रजा रहती थी। तो हम वो सारा वातावरण देखेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत कुछ। प्रेमचंद जी की कहानियाँ ही पढ़ो ना, टैगोर की कहानियाँ पढ़ो, दूसरे लोगों की पढ़ो, अमृता प्रीतम के चीज़ें देखो। मेरा उनसे संपर्क रहा है, बहुत लोगों से रहा था। जिनेंद्र जी से, जैनेंद्र जी से मैं मिला हूँ, उनके साहित्य को मैंने देखा है। आप साहित्य को देखो तो सही, पढ़ो तो सही। साहित्य के नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है जी। कहाँ है आज साहित्य? साहित्य भी कहीं खो गया है। हमारी मर्यादा सो गई, हमारी बुद्धि सो गई है। सारा जो है इस देश जागृत देश नहीं रहा। भारत को जागृत देश बनाना है, भारत को विकास करना है, भारत में अपनी संस्कृति को, हमारी संस्कृति को वापस लाना है। उसे जब तक अब नहीं दोहराएंगे, ये आगे आने वाली संतति जो है क्या होगा, केवल अपने तक ही सीमित रह जाएंगे। पड़ोसी कभी कभी जो है ये भला नहीं कर पाएंगे, मित्रों का भी नहीं। दो जने आपस में जब एक बीमार पड़ता है तो क्या होगा, भगवान मालिक है। जी, लोगों का लोगों से जुड़ना ज़रूरी है, और उसके लिए सबसे पहले खुद का खुद से जुड़ना ज़रूरी है। अच्छी हेल्थ और अच्छे माइंड और अच्छे थॉट्स के लिए अच्छी किताबें पढ़ना बेहद ज़रूरी है। आप PILs में भी आपने खूब दखलंदाजी रखी है। आपने अभी भी आपका दफ्तर लगातार PIL फाइल करता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में PIL को लेकर भी कुछ वक्तव्य था कि भाई एक डिसिप्लिन ज़रूरी है। किस तरह की PILs आपने फाइल की हैं, क्या लाभ मिला है सोसाइटी को? सबसे पहले PIL हमने फाइल की थी कि रात्रि को जो गरीब लोग हैं, वो लोग सर्दी में जो है जो लेंस बनी रहती हैं वहाँ पर सो जाते हैं उन पर। अब रात्रि को एक रोज़ निकले हम देखने के लिए कि भाई चलो कुछ लोगों को कंबल दे दें। हमारा एक NGO था, उसके द्वारा हमने कहा कि भाई चले।
तो देख के आश्चर्यचकित लगे किस तरह से जो है सर्दी में लोग ठिठुरे पड़े थे। कोई लोग जो है हलवाई की दुकान पर जो भट्टी थी उसके पास हो रहा था, वहाँ से गर्मी प्राप्त कर रहा था। कहीं पर क्या था, कोई पाइप के सहारे जिंदा रह रहा था। तो उस हालत में देखा तो हमने कि भाई जीने का अधिकार संविधान ने सबको दिया है, और जीने का अधिकार भी संविधान ने जो दिया है वह कैसा दिया है, गरिमा में जीने का अधिकार। तो ये गरिमा में जीने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये म्यूनिसिपैलिटी का दायित्व है। तो वहाँ पर हमने जो है उस PIL के द्वारा आज भी जयपुर में ये म्यूनिसिपैलिटी जो है कैंप्स लगाती है, वहाँ पर उनके सोने का इंतजाम करती है। सोने के भी फटे कंबल नहीं, अच्छे कंबल देती है। वहाँ पर लोग जाते हैं। म्यूनिसिपैलिटी की और भी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर भी लोग जाकर सोते हैं। तो इस प्रकार के कई केसेस तो किए कोई संबंध में किया हमने, और कई प्रकार के कई विषयों को लेते हुए जो है वो PIL की। जी, खुद के लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए जियो तो जीना उसी का नाम है। आज हमने बातचीत की ऑनरेबल जस्टिस श्री पानाचंद जैन साहब से। आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं कि आप इसी प्रकार से काम करते रहें, लोगों के हित में काम करते रहें और हम सभी को आशीर्वाद देते रहें। आपका जीवन एक मिसाल है। आपका धन्यवाद देते हुए दर्शकों से विदा लेनी चाहिए। पुनः सब मैं बहुत ही आभारी हूँ आपका कि आप दोनों ने बहुत अच्छे प्रश्न किए। थोड़ा बोलने में मुझे थोड़ी सी असुविधा होती है, जब थोड़ा ज़्यादा बोल लेता हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अगली होली के पहले आपसे पुनः मुलाकात फिर होगी इसी प्रोग्राम में। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आप लोगों ने जो है जो मेरे जीवन के छिपे हुए भाव थे उनको किस प्रकार से कुरेदा है और किस प्रकार से मुझे बाहर लाने का प्रयत्न किया है, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद और हमेशा आभारी रहूँगा। स्वागत और धन्यवाद। और आप लेते हैं दर्शकों से विदा। थैंक यू जी, नमस्कार सभी को।